We have already completed the phenomena of reflection in last lectures. Now we'll discuss about the second phenomena shown by light is refraction. ठीक है, the topic is refraction of light. तो सबसे पहले देखो why refraction occurs. refraction क्यों होता है, इसके लिए पहले हम लोग देखेंगे what is the main cause of refraction. There are two medium. ये मीडियम 1 है और क्या है मीडियम 2. मीडियम का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो, ये क्या हो सकता है एयर और ये क्या हो सकता है वाटर. एयर एंड वाटर, एयर इज अ मीडियम, वाटर इज द सेकेंड मीडियम. तो अगर हम लोग देखेंगे तो when light is traveling from one medium and enters into second medium, दूसरे मीडियम में वो क्या कर रहा है इंटर कर रहा है. लाइट एक मीडियम से ट्रेवल कर रहा होगा, दूसरे मीडियम में वो इंटर कर रहा होगा, तो देयर आर सम प्रॉपर्टी विच इज चेंजेस. कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेंज होगा. एज ऑफ नाउ इन द फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट लेक्चर, वी स्टडीड अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हमने क्या किया था, स्टडी किया था. एंड दिस स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन. 1 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन. दैट मीन्स दिस इज डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रॉपर्टी. Depends on medium property. That's why we can conclude that speed of light depends on medium in which light travels. मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स. ओके, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे जिसमें वो ट्रेवल कर रहा था. एंड वी ऑल्सो नो दैट स्पीड ऑफ एनी वेव, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू frequency. Speed is equals to wavelength into frequency, and the frequency is property of source. Frequency is the property of source, क्योंकि लाइट जनरेट होता है सोडियम लैम्प से जनरेट हो रहा होगा, तो सोडियम लैम्प का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे लाइट जनरेट हो रहा होगा. द फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड्स ऑन property of source. Frequency is the property of source. That means for a given light, frequency remains constant. For a given light, अगर एक लाइट जैसे कि एक टॉर्च हमने जलाया एग्जांपल के लिए, तो यहाँ से ये टॉर्च बना होगा, तो इससे जो लाइट जा रहा होगा इस लाइट का क्या होगा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. अब ये टॉर्च से लाइट भले ही यहाँ पे ग्लास स्लैब हो जाए, ये ग्लास में लाइट क्या कर रहा होगा इंटर कर रहा होगा, ग्लास में इंटर कर रहा होगा. पहले लाइट कहाँ पे था एयर में, एयर से ग्लास आ रहा, दैट मीन्स ये मीडियम चेंज कर रहा है. दैट्स स्पीड जो होगा यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे क्या होगा v2 होगा. स्पीड चेंज करेगा, स्पीड चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब जो है 1 बाय टाइम पीरियड होता है ना फ्रीक्वेंसी. तो जो टाइम पीरियड है इसका यहाँ पे इमिट होने का, वो टाइम पीरियड क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा. टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, बस चेंज क्या कर रहा है
वेव के स्पीड में चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स स्पीड अगर चेंज होगा तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कब? व्हेन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स when the light travel from one medium to another medium, its speed and wavelength both are changes। तो लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि when light travel from one medium to another medium, its speed and wavelength both changes and frequency remains constant। इन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बट स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज करेगा। On the basis of its speed, there is a property defined. This property is known as refractive index. This property is known as refractive index. RI, it is noted by RI symbol। कहीं कहीं इसको म्यू से यूज करेगा, कहीं कहीं एन से यूज करेगा। ओके, वी यूज दिस सिंबल। म्यू इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू को हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। तो देखो ये डिफाइन कैसे हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिफाइंड as ratio of speed of light in one medium to that speed of light in second medium। speed of light in one medium to that speed of light in second medium। तो चलो यहाँ पे वन मीडियम कौन सा होगा, सेकेंड मीडियम क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं फॉर वैक्यूम या फिर एयर। दोनों कंडीशन में क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होगा इन केस ऑफ वैक्यूम और एयर। तो when light is traveling from vacuum goes in the different medium, किसी एक मीडियम में जा रहा है, ये मीडियम में जा रहा होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वी नो, c जो है, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे है? इन वैक्यूम। और इसके बाद क्या होगा? जब लाइट यहाँ से आया किसी एक मीडियम में, तो ये कहीं पे भी गया होगा। दिस इज स्पीड v। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। ठीक है, अभी इसमें मत जाओ, अभी ये कुछ भी हो सकता है, बट ये वैक्यूम था, तो वैक्यूम से जब भी जाएगा वो, वैक्यूम सबसे रेयर होगा, वैक्यूम से जब जाएगा तो वो डेंसर ही होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। एक मीडियम से वो कहाँ पे गया? दूसरे मीडियम में गया। तो डिफाइन हुआ क्या? रेशियो किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to that speed of light in given medium
इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट स्पीड ऑफ मीडियम इन गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज known as एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी कहाँ से आ रहे हैं, कंसिडर कहाँ से कर रहे हैं, वैक्यूम से और एयर से कंसिडर करेंगे तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, दिस इज नॉन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको बोलते हैं म्यू। म्यू किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, मीडियम का, म्यू मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो बोल सकते हैं हम लोग क्या, इसको यह म्यू मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लगभग दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर, इन केस ऑफ वैक्यूम स्पीड 3 × 10⁸, इन केस ऑफ एयर 2.99 समथिंग इंटू 10⁸, इसलिए वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम लोग दोनों को क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। तो डिफाइन कैसे होगा यहाँ पे, तो दिस इज डिफाइन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय वी। तो म्यू एम एयर को म्यू एम भी लिख देंगे डायरेक्टली, कहीं कहीं म्यू भी लिखेंगे, इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय वी, इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय वी। सी क्या है, जहां से लाइट क्या हो रहा है, आ रहा है, और जहां जा रहा है। तो लाइट जहां से आ रहा है और जहां पे जा रहा होगा उसके रेशियो को हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, दैट इज नॉन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर उसको रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, इन केस ऑफ एयर के साथ ले रहे हैं या फिर वैक्यूम इन मीडियम, दिस इज नॉन एज एब्सोल्यूट। तो वी नो दैट C इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स C इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, C इज ऑलवेज ग्रेटर देन V, दैट इज absolute refractive index is always more than 1। एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, तो म्यू एयर इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई सी, कितना हो गया, 1। तो एयर और वैक्यूम के लिए वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज इक्वल्स टू 1। ओके, सी डिवाइड बाई सी, क्योंकि देखो स्पीड यहाँ पे क्या होगा, सी ही होगा। दिस इज नॉन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर बोला जाए तो उसको डिफाइन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। कुछ वैल्यू है जैसे कि फॉर ग्लास के लिए बात करेंगे तो म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू 3/2, याद रख लेना है। फॉर वाटर, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू 4/3। ये सब जनरल केस है, याद रखना है, बाकी जो होगा वो क्वेश्चंस में गिवन होगा या फिर उसको फाइंड करने के लिए कुछ यूज वो दिया हुआ रहेगा।
इस बेसिस पे अगर देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताओ कितना होगा। तो म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू सी डिवाइड बाई वी, तो वी ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई म्यू, सी इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल, इट इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी भी मीडियम को। देखो इसी बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अगर स्पीड पता है तो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो क्या पता कर सकते हैं, स्पीड पता कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका यूज क्यों पड़ा एंड व्हाई। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जैसे कि अब देखो यहाँ पे हमने एक मीडियम ये लिया और इसके ऊपर एक ये मीडियम रख दिया। दिस इज मीडियम 1 और ये क्या है, मीडियम 2। अब लाइट ट्रेवल कर रहा है कहाँ, यहाँ से कुछ यहाँ जा रहा होगा। यहाँ पे इसका स्पीड है 1 और यहाँ पे इसका स्पीड है 2। ठीक है, अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा, अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे तो अभी लाइट ट्रेवल कहाँ से कर रहा है, मीडियम 1 से कहाँ पे जा रहा है, 2 में। इसका मतलब अब जो डिफाइन होगा तो रेशियो ऑफ डिफाइन हो रहा है, दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू दैट ऑफ मीडियम 2। तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या फिर ऐसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्यों, क्योंकि हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं मीडियम 1 से लाइट जा रहा है मीडियम 2 में जा रहा है। एयर से जाता था मीडियम में तो डिफाइन होता था, अभी कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से जा रहा है 2 पे, तो अभी डिफाइन होगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 1। किसका डिफाइन होगा, 2 का। दैट मीन्स पहले हमारे पास स्पीड जो था 1 में कितना था और अब हमारे पास स्पीड 2 में कितना है। दिस रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से डिफाइन होगा, तो दिस इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसके रिलेटिव में, रिलेटिव टू मीडियम 1। मीडियम 2 का देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, देखो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीडियम 1 के रिस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं। इसको डिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, μ21 इक्वल्स टू वेलोसिटी कहाँ पे, वेलोसिटी कहाँ पे 1 पे डिवाइड बाय वेलोसिटी कहाँ पे 2 पे। यही तो था, जहाँ से आ रहा था और जहाँ पे वो क्या कर रहा था, जा रहा था। जहाँ से आ रहा था और जहाँ पे वो क्या कर रहा था, जा रहा था। तो दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ 1 और वेलोसिटी ऑफ 2, बट वी डोंट हैव द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वी हैव ओनली द वैल्यू ऑफ, इसको बोल देंगे, इसको बोल दे रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे बोल दे रहे हैं। मतलब किसके रिस्पेक्ट में लिए हम लोग, एयर के। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे जब डिफाइन करना है तो क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऊपर और नीचे सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये क्यों किए,
क्योंकि v हैविंग द वैल्यू c बाई भी, और इसको उठा के नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, c बाई भी होगा। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, इट कैन इजली रिटर्न एज म्यू टू वन को लिख सकते हैं c डिवाइड बाई भी टू इंटू वन डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई भी वन। और c बाई भी टू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हुआ, वन। दिस इज नॉन एज म्यू टू वन। तो जब भी रिलेटिव की बात होगा, इन केस ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। तो दिस इज नॉन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट्स नॉन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मे बी, इट कैन बी, अगर बात करेंगे रिलेटिव के लिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स may be less than 1 or greater than 1। दैट मीन्स म्यू जो है रिलेटिव का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, म्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 1 किसके लिए होगा, 1 किसके लिए होगा, 1 होगा किसके लिए, एयर के लिए। सेम मीडियम, दोनों मीडियम अगर सेम हो गया तो 1 हो जाएगा, कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ तो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं मीडियम को, रेयर और डेंसर। इसका मतलब रेयर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर एज कंपेयर टू, speed of light is faster as compared to another medium, as compared to another medium is known as rarer। रेयर में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू कम होगा, सॉरी वो वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा। स्पीड ऑफ लाइट इज अगर फास्ट है एज कम्पेयर टू दूसरे मीडियम, तो देन दैट मीडियम इज नोन एज रेयर मीडियम। और अगर बात करेंगे दूसरा क्या होगा, डेंसर मीडियम, डेंसर में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोअर होगा। स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर देन अदर मीडियम। तो रेयर और डेंसर को डिफाइन करने के लिए कोई ऐसा प्रॉपर ट्रिक और लॉजिक नहीं है कि रेयर और डेंसर एक बार बता दिए तो वो रेयर ही रहेगा और डेंसर बता दिए तो डेंसर ही रहेगा। तो अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे किसके लिए, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और ग्लास, ग्लास का म्यू हम लोग देखे थे कितना था, 3/2 और एयर का कितना था, 1। इसका मतलब एयर में स्पीड कितना था, 3 × 10⁸ और ये वैल्यू कितना था, 2 × 10⁸। स्पीड कम हो गया और ये क्या है, फास्ट है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा रेयर की तरह, और ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा डेंसर की तरह, रेयर एंड डेंसर की तरह, ठीक है, रेयर और डेंसर। अब वही देखो, मान लेते हैं कि ये कैसा होगा, कोई क्या है, वाटर है और यहाँ पे क्या है, ग्लास है। तो वाटर में वैल्यू कितना आया था, म्यू का वैल्यू कितना था,
4/3 और ग्लास में म्यू का वैल्यू कितना था 3/2, 4/3 1.33, दिस इज 1.5। अब यहाँ पे देखो 1.33 तो ये वैल्यू जो स्पीड होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू v स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.33 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 10⁸। ये वैल्यू जो है वो 2 से कुछ बड़ा है, मतलब यहाँ पे स्पीड अधिक होगा, यहाँ पे स्पीड कम होगा। उस केस में ये क्या होगा, रेयर की तरह बिहेव कर रहा है और ये क्या होगा, डेंसर की तरह बिहेव कर रहा है। बट अगर हम लोग बात करेंगे वाटर को किसके साथ, एयर के साथ कंपेयर करेंगे, तो इन दैट केस वाटर इज एक्ट्स एज डेंसर मीडियम, बट इन दिस केस वाटर एक्ट्स एज रेयर मीडियम। तो रेयर और डेंसर मीडियम जो है वो डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। और ये किससे कंपेयर करेंगे, इसके सामने कौन है, वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा होगा। दिस आर रिलेटिव टर्म। तो बोल सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं क्या, मीडियम क्या होगा, रेयर होगा या फिर डेंसर होगा। अगर रेयर है तो इसका क्या होगा, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेंसर है तो क्या हो जाएगा, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इट डज नॉट मीन इट्स मास डेंसिटी इज हायर और लोअर। रेयर और डेंसर मीडियम डजेंट मीन, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि रेयर और डेंसर जो है, रेयर एंड डेंसर डज नॉट मीन्स हायर मास डेंसिटी, हायर मास डेंसिटी। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि जिसका मास डेंसिटी सबसे हाई होगा वो डेंसर की तरह होगा और जिसका मास डेंसिटी सबसे क्या होगा, लो होगा, वो रेयर होगा। ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, किसी किसी केस में अगर हो जाता है तो होने दो। इस एग्जांपल के लिए केरोसिन और वाटर को अगर लेंगे तो वाटर इज मोर डेंसर देन केरोसिन, बट केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हायर देन वाटर। केरोसिन एंड वाटर। अगर बात करेंगे डायमंड हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की बात करेंगे तो 2.42 के अप्रॉक्स होते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है कितना हो गया, 2.42 के अप्रॉक्स होगा। तो डायमंड इज हाईली डेंसर, तो डायमंड जो होगा वो डेंसर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये पता है वी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3। तो फाइंड द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो सबसे पहले क्या होगा, म्यू डब्ल्यू होगा कि म्यू जी होगा, 2/1। ठीक है, तो 2/1 ग्लास का कितना है 3/2, वाटर कितना हो गया 4/3। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 8। तो म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 8। तो 8 1 × 1 10 हो गया 1 और 20 2 5। ठीक है, कुछ इस तरह का वैल्यू आ रहा है। एक ही क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखो, अब इसी में बोल रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, म्यू वाटर डिवाइड बाय म्यू ग्लास। वाटर का वैल्यू कितना है 4/3 और यहाँ से कितना होगा 3/2, दिस इज 8/9। तो म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास देखो लेस देन 1 है कि नहीं, इट कैन बी मोर देन 1 और लेस देन 1, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि देखने वाला कौन है और लाइट कहाँ से जा रहा है। अगर लाइट डेंसर से रेयर में गया होगा तो स्पीड क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। अगर वो रेयर से डेंसर में गया होगा तो स्पीड क्या हुआ होगा, घटा होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रेयर और डेंसर, दिस इज स्मॉल प्रॉपर्टी। बाकी इसके वेरिएशन को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे आफ्टर स्नेल्स लॉ, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम में टेम्परेचर चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो सकता है, चेंज हो जाएगा, ओके। ऐसा कोई प्रॉपर रूल और ये लॉ नहीं है जिसके बेसिस पे हम लोग ये फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, द फिनोमिना रिफ्रैक्शन, द फिनोमिना रिफ्रैक्शन, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा होगा, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं ये एक अलग मीडियम है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्पीड कुछ डिफरेंट होगा, स्पीड इज v, और इस मीडियम में स्पीड उसका कितना है c। अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कहाँ से, एयर से वो आ रहा है किसी एक मीडियम में, ठीक है। तो लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, लाइट जो है किसी सोर्स से, यहाँ से एक सोर्स था लाइट का, तो लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रहा होगा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ बीम, तो लाइट जो है वो एक बीम की तरह से बनेगा और वो आएगा। ऐसा तो नहीं ना कि सिंगल लाइट आ रहा होगा, देयर इज ऑल द बीम्स, सारा बीम्स क्या होगा आपस में ऐसे से आ रहा होगा। तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज इन दिस डायरेक्शन, तो ऐसे करके लाइट आ रहा होगा, यहाँ से ऐसे करके आ रहा होगा। कुछ लाइट्स जब पहुंचा होगा तो सम लाइट्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये जो है वो क्या है, इंटरफेस है। कुछ लाइट्स इंटरफेस को स्ट्राइक कर चुका होगा एंड आफ्टर सम टाइम ये जो आ रहा है इसका मीडियम चेंज हो गया, स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ वाला जो है वो कहाँ पे है, एयर में है ये, तो स्पीड क्या होगा, एयर वाला ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड किसके लिए हो जाएगा, मीडियम वाला स्पीड हो जाएगा। अब देखो फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर देखेंगे तो लाइट जो है वो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होगा, लेकिन स्पीड अब देखो मीडियम चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि ये एयर था, तो एयर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हायर डेंसर होगा, तो स्पीड चेंज हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये इतना ट्रेवल किया होगा, उस टाइम में इसको अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। क्यों, क्योंकि इसका स्पीड क्या था, अधिक था। यहाँ पे स्पीड कम है, स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड अधिक है, दिस इज सी, दिस इज वी, एंड सी इज ग्रेटर देन वी, तो ये क्या होगा, सेम टाइम में, इन द सेम टाइम, सेम टाइम मतलब हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम 10⁻⁹ सेकेंड, कुछ इस तरह का होगा, बहुत छोटे टाइम में, लेकिन उतने टाइम में जितना लाइट ट्रेवल किया तो ये छोटा ट्रेवल करेगा, ये अधिक ट्रेवल करेगा। अब ये लाइट कहाँ पहुँच गया, इन द सेम मीडियम। अब जो होगा, अब एट दिस पॉइंट स्पीड जो है वो सबका तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। स्पीड इक्वल होगा और लाइट हमेशा क्या होता है, प्रोपगेट करेगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहा था, लेकिन क्यों हुआ, यहाँ से आने के बाद अब इसको अपना मीडियम क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, और फिर से स्पीड सबका क्या हो गया, स्पीड रिमेन्स सेम फॉर ऑल रेज ऑफ लाइट। स्पीड जो है सारे रेज के लिए क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब जो लाइट हुआ वो वहाँ पे क्या कर चुका है, अपने पाथ को फिर से मेंटेन करने के लिए लाइट को बेंड होना पड़ा। तो अब जो होगा, लाइट क्या होगा, यहाँ से ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे। तो देखो, तो लाइट जो है वो अब यहाँ पे ट्रेवल करने लगा। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट to maintain its propagation property, ठीक है। तो अपने प्रोपागेशन प्रॉपर्टी, क्यों प्रोपागेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑलवेज ट्रेवल कैसे, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, मतलब ये क्या करेगा, हमेशा
इसके वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है ऐसे। प्रॉपर्टी इज ड्यू टू, यहाँ पे प्रॉपर्टी दिस इज ड्यू टू डिफरेंट मीडियम हैविंग डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। तो डिफरेंट मीडियम में जाएगा तो डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium, it bends, और हम लोग बोलते हैं deviates from its original path. It bends or deviates from its original path due to change in speed of light, due to change in speed of light, ठीक है, due to change in speed of light. When light travel from one medium to another medium, it bends from its original path due to change in speed of light in different medium. This property or this phenomena is known as phenomena of light. This phenomena of light is known as refraction of light. Okay, refraction of light. तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे हो गया मीडियम वन, ये क्या है? मीडियम वन और मीडियम टू। तो लाइट यहाँ से आया होगा ऐसे करके, और इस मीडियम पे आने के बाद इसको क्या करना चाहेगा? वो जाना चाहेगा इधर, लेकिन इधर नहीं जाएगा, तो वो इधर की तरफ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अपने पाथ से बेंड कर सकता है। वो बेंड किधर करेगा? टुवर्ड्स दिस नॉर्मल। और ऐसा भी पॉसिबल है कि लाइट यहाँ पे आ रहा होगा, और लाइट आने के बाद क्या होगा? इसको जाना था यहाँ पे, लेकिन वो क्या होगा? इधर की तरफ बेंड कर जाएगा। तो दिस इज तो मीडियम वन हुआ, और ये क्या हो जाएगा? मीडियम टू। ये सब प्रॉपर्टी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट यहाँ से आए और फिर ऐसे चले जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी, ये मीडियम वन है और ये क्या है? मीडियम टू। ठीक है, इन सब को बेसिस से कंबाइन करके देखा गया, और ऑब्जर्व करने के बाद एक लॉ आया, और उस लॉ को देखो पहले, और उसके बेसिस पे डिफाइन करके बता सकते हैं कि जो लाइट है उसका बेंडिंग किधर की तरफ होगा। ओके, द बेंडिंग इज टुवर्ड्स और अवे। दैट लॉ इज नोन एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पे क्या क्या डिफाइन होगा, जैसे हम लोग देखे थे कि इस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखे थे, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन अ सरफेस, वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, मतलब इस तरह से रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, this is the refracting surface, refracting surface, और इसको डिफरेंट मीडियम बोल दे रहे हैं, तो दिस इज द मीडियम 2, और ये क्या है, मीडियम 1। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1 म्यू 1, मीडियम 2 का क्या है, म्यू 2। म्यू 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है। और इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल एम एंड एन, फिर एम एन जो है वो क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया। एक लाइट ट्रेवल कर रहा होगा यहां से, लाइट कैसे आया, दिस लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे, इस लाइट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज नोन एज आई, आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके, आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब लाइट आने के बाद क्या होता, जाता तो इधर लेकिन जा नहीं पा रहा, वो कहीं पे भी जा रहा हो, तो चलो मान लेते हैं कि हम लोग एग्जांपल ऐसे करके जो है, तो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग रे, और ये जो एंगल है आर, आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा गया, फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे normal to that point, incident ray normal, refracted ray and point of incident all lies in the same प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये पेपर है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सब कहाँ पे लाई करेगा, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सारा का सारा एक ही प्लेन पे लाई कर रहा होगा, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ओके, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। देखो फर्स्ट लॉ को लग रहा हो कि ये लॉ क्या है, मतलब कुछ नहीं, ये लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से होता, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट यहाँ से आया और थोड़े दूर जाने के बाद इधर से लेके बाहर की तरफ निकल रहा होगा, ऐसा नहीं। ये सब क्या होगा कि एक ही प्लेन पे लाई करेगा, जिस तरह से आया उसी प्लेन में से कहीं पे उसको जाना पड़ेगा, सेम प्लेन पे। ऐसा नहीं कि यहाँ से गया तो प्लेन से ऊपर उठ के वो उधर आ रहा होगा, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ओके। सेकेंड लॉ देखा गया कि डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर देखे, इसमें से कि यहाँ पे आया एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इसके बेसिस पे मिला R1, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2,
इसके बेसिस पे कुछ मिलेगा R2। देन द प्रोडक्ट ऑफ μ1 इंटू साइन I1 इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R1। μ1 इंटू साइन R1 इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R2। ये वैल्यू जो था प्रोडक्ट दोनों का वो हमेशा क्या हो रहा था, प्रोडक्ट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वैल्यू हमेशा क्या मिला था हमको, इक्वल मिला था। जैसे कि देखो μ1 इंटू साइन I2 इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R2। ये वैल्यू हमेशा क्या था, कांस्टेंट था। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन एंगल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू साइन ऑफ दैट एंगल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ से जब देखा गया तो बोला क्या, साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइड बाय μ1, μ2 डिवाइड बाय μ1। ठीक है, अगर हम लोग 1 के लिए बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ से जब पता चला तो यहाँ से पता चला तो क्या पता चला कि साइन I डिवाइड बाय साइन R ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। यहाँ पे 2 है, 2 से कि 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो जहाँ से लाइट आ रहा है और जहाँ पे लाइट जा रहा होगा तो दिस इज बोल सकते हैं कि μ1 इंटू साइन I इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। म्यू इंटू साइन I रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, दिस इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस लॉ को बोला गया, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब साइन I कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्यों, क्योंकि अगर मीडियम चेंज होगा तो ये वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स साइन I डिवाइड बाय साइन R रिमेन्स कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and the value of constant is equals to refractive index of that given pair of medium, relative refractive index of that given pair of medium. Okay, तो देखो एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि गिवन मीडियम है, दिस इज 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री, और इसको बोल रहे हैं एयर बोल रहे हैं, इसका म्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो वी नो दैट एयर के लिए म्यू एयर कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 30। तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 डिवाइड बाय ये वैल्यू कितना है साइन 30 मतलब 1/2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल्स टू √3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना आ गया √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान ले रहे हैं कि यहाँ पे गिवन है दिस म्यू इज इक्वल्स टू √2 और म्यू इक्वल्स टू √3। ये आई गिवन है 45 डिग्री, तो बताना है आर कितना होगा। तो आर कितना होगा, तो म्यू √2 इंटू साइन 45 इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइन 45 इज इक्वल्स टू √3 इंटू
साइन आर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय √3 साइन आर इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3 रूट टू कैंसिल, देन आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय √3। इस तरह से एंगल बता सकते हैं। अब देखो वन मोर एग्जांपल, इफ आई इज इक्वल टू 0, तो म्यू इंटू 0 इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू 0 म्यू 2 इंटू साइन आर, इन दिस केस आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई लाइट इधर की तरफ आ रहा होगा तो ये ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंट। तो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट, there is no any deviation of light ray का कोई भी डेविएशन नहीं होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, दिस इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंट। अब देखो कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में रिलेशन किस बेसिस पे पता करेंगे? तो पहला कंडीशन क्या है कि इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। लाइट ट्रेवल कहाँ से कहाँ कर रहा है? लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। दैट मीन्स जो मीडियम होगा इस मीडियम को सेपरेट कर रहा होगा। पहला कौन सा मीडियम हम लोग कंसिडर किए हैं? दिस मीडियम इज डेंसर, और ये क्या है? रेयरर। तो μ1 इज डेंसर, μ2 इज रेयरर, तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2। μ1 इज ग्रेटर देन μ2, क्योंकि डेंसर है तो डेंसर के लिए वैल्यू क्या होगा? हाई होगा, रेयरर के लिए क्या होगा? लो होगा। दिस इज नॉर्मल। तो लाइट ट्रेवल कर रहा होगा, कहाँ से कहाँ लाइट ट्रेवल कर रहा है? लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो लाइट आ रहा होगा, दिस इज नोन एज इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या बोला? μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। दैट मीन्स साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। और हम लोग को पता है कि μ1 बड़ा है और μ2 छोटा है। इसका मतलब जो वैल्यू होगा, इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? लेस देन 1। क्यों? क्योंकि μ2 इज लेस देन μ1 बड़ा है, तो जब छोटे को बड़े से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से आ रहा होगा। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू लेस देन 1 हो रहा है। इन दिस केस साइन आई इज लेस देन साइन आर, तो साइन को कंपेयर करेंगे, देन आई इज लेस देन आर, that means angle of refraction is more than angle of refraction is more than angle of incident। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब लाइट को आना था यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? अपने पाथ से बेंड होके इधर की तरफ जाएगा। दिस इज आर, ओके, बेंड होके वो उधर की तरफ जाएगा। इन दिस केस हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? इन दिस केस लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो when light travel from denser to rarer, it bends away from the normal। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि when light travel from denser to rarer, it bends away from
नॉर्मल। ओके, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों बेंड कर रहा है? क्योंकि द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, लेस देन 1 होगा, तो साइन आई को छोटा होना पड़ेगा आर से। उस कंडीशन में ये बेंड हो रहा है, बेंड्स अवे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। नेक्स्ट केस अगर देखेंगे क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम केस 2 ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अभी कहाँ से कहाँ आ रहा है? रेयर टू डेंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको डेंसर माने थे और ये क्या था? रेयर था। अब उल्टा होगा, लाइट ट्रेवल फ्रॉम, ये रेयर से जा रहा है कहाँ पे? डेंसर। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो दिस इज रेयर को हम लोग क्या माने थे? यहाँ पे क्या माने गए? μ2। तो रेयर क्या है? μ2 है, और ये क्या हो जाएगा? μ1। तो μ2 इज लेस देन μ1। ठीक है, रेयर टू डेंसर। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या बोला कि μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। इसको 1 है तो क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो आर होगा। इन दिस केस साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू μ1 डिवाइड बाय μ2। μ2 छोटा है, μ1 बड़ा है, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। इन दिस केस साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, तो आई का वैल्यू आर से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो आई इज ग्रेटर देन आर। इफ आई इज मोर देन आर, तो जो लाइट जा रहा होगा यहाँ पे, तो ये होना चाहिए था एक्चुअली, तो जो इसका आर होगा, आर क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। तो ये एक्चुअली तो ये क्या था? लाइट को यहाँ पे जाना था, तो ये क्या है? आई। तो ये जो होगा, ये वैल्यू क्या होगा? आर होगा। ये नहीं है, तो लाइट को यहाँ से ये जाना है, दिस इज आर। तो ये क्या हो रहा है? बेंड कर रहा है किधर? नॉर्मल की तरफ। ये बेंड किधर कर रहा है? नॉर्मल की तरफ। तो इन दिस केस लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका आर छोटा हो। आर इज मेजर फ्रॉम नॉर्मल, और आई कहाँ से मेजर होगा? नॉर्मल से। तो बोल सकते हैं क्या? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम rarer to denser, it bends towards normal. It bends towards normal। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल की तरफ वो बेंड करेगा। और लास्ट केस तुम लोग देखे ही थे, थर्ड केस में क्या होगा? इफ आई आर इक्वल टू 0, मतलब आई भी क्या होगा? 0 होगा, विच इज नॉन एज नॉर्मल इंसिडेंट। तो इफ देयर इज नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ रे, देन देयर इज नो चेंज, तो नो डेविएशन। ऐसे लाइट आएगा, नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो ऐसे क्रॉस कर जाएगा, मीडियम 1 और मीडियम 2, या उल्टा भी रहेगा तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देर आर वेरियस यूज, इस रिफ्रैक्शन का बहुत सारा यूज होगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे इसमें भी रिफ्रैक्शन से बेस्ड रिलेटेड। ओके, थैंक यू।